नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अनुच्छेद 14 के तहत जो दो अवधारणाएं आती हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, यहीं से अपनी बात समाप्त की थी। और आज हम समता के अधिकार पर शुरुआत से चर्चा करेंगे, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो अनुच्छेद 14 में ये प्रावधान है कि भारत राज्य विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से नागरिकों को वंचित नहीं करेगा। तो इसमें दो अवधारणाएं हैं। एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। मित्रों, ये दोनों अवधारणाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता रूपी जो अवधारणा है वो क्या कहती है। मित्रों, विधि के समक्ष समता का आशय ये होता है कि विधि की नज़र में सभी लोग समान होंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी पद को धारण करने वाला हो या सामान्य नागरिक हो। वो यहाँ पर विधि ये कहती है कि विधि की नज़र में सब समान होंगे, विधि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन मित्रों, ये जो अवधारणा है ये एक नकारात्मक अवधारणा है। ये एक नकारात्मक अवधारणा है जो ब्रिटेन से ली गई है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है और जो ब्रिटेन से ली गई है। अब नकारात्मक कैसे है? नकारात्मक इस सेंस में है कि विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों पर, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, कोई किसी स्थिति में रह रहा है, कोई किसी चीज़ का सामना कर रहा है, तो विभिन्न परिस्थितियों में सभी पर एक समान विधि को लागू करना वो उचित नहीं होगा और वो तार्किक रूप से ठीक नहीं होगा। इसीलिए ये एक नकारात्मक अवधारणा है। जैसे अगर मैं इस संबंध में एक उदाहरण दूं तो चीज़ें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी कि ये नकारात्मक किस अर्थ में है, नकारात्मक कैसे है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक वयस्क आदमी चोरी करता है और एक जो अवयस्क है, अभी 14-15 साल का है, अगर वो भी चोरी करता है, एक वयस्क है चोरी करता है, एक अवयस्क है चोरी करता है, तो मित्रों यहाँ पर जो वयस्क व्यक्ति है तो उसको चोरी के संबंध में दंड दिया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन जो अवयस्क है उसने चोरी किया। मान लीजिए कि वो गलत संगत में आके चोरी कर लिया या अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरी करने के लिए शौकिया चोरी कर लिया, जो भी है। तो यहाँ पर जो अवयस्क होगा तो उसको वयस्क की तरह दंड देना अनुचित होगा।
भाई, क्योंकि वयस्क तो मान लीजिए कि मैच्योर है, वो चीज़ों को समझ रहा है, और ये दोस्ती के कारण या किसी अन्य वजह से चोरी कर लिया, तो इसको दंड के रूप में आप देखते हैं कि जो अवयस्क बच्चे होते हैं तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उनका मुकदमा चलता है और फिर उन्हें सुधार गृह भेजा जाता है। इसलिए भेजा जाता है क्योंकि भाई बच्चे हैं, गलती कर गए हैं, उतनी जो उनकी मतलब सोचने की जो क्षमता है, मतलब जो लेवल होना चाहिए वो नहीं है, तो यहाँ पर इनको जो है बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा ताकि बालक ने जो गलत काम किया है, जो उसके अंदर गलत प्रवृत्ति आ गई है, उस प्रवृत्ति को दूर किया जाए और उसे एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। तो मित्रों देखिए, हमारे यहाँ उदाहरण देने का आशय ये है कि जो विधि की समक्ष समता की जो अवधारणा है, अगर उस हिसाब से आप देखें तो एक वयस्क है, एक अवयस्क है, चोरी दोनों कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि इस संबंध में वयस्क को जितना दंड दिया जाएगा, अगर उतना दंड अवयस्क को दिया जाए तो ये तार्किक रूप से सही नहीं होगा, क्योंकि भाई अभी इसके अंदर सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं है, ये पूरी तरीके से मैच्योर है। इसीलिए जो विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है वो व्यवहारिक स्तर पर समान रूप से लागू करना उचित भी नहीं होता है, और इसीलिए क्या है कि इसको एक नकारात्मक अवधारणा कहा गया है। इसके नकारात्मक अवधारणा कहे जाने के पीछे मेन वजह यही है कि भाई समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहे लोगों पर एक समान कानून लागू करना उचित नहीं होता है, इसीलिए इसको एक नकारात्मक अवधारणा कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने जो दूसरी अवधारणा है। जो दूसरी अवधारणा है वो है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान विधि का समान संरक्षण। तो मित्रों, पहली चीज़ तो ये आप समझिए कि जो विधि का समान संरक्षण है, इसका आशय क्या है, इसका आशय क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, जो भी आप कह लीजिए। तो मित्रों, जो विधि का जो समान संरक्षण है, इसका मतलब ये होता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना, मतलब कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान परिस्थिति वाले लोगों के ऊपर समान विधि को लागू करना। तो यहाँ पर विधि के समान संरक्षण का मतलब ये हुआ कि समान परिस्थिति के जो अंतर्गत आने वाले लोग हैं उनको एक समान विधि के अधीन रखना और उसे समान रूप से लागू करना। मतलब कि ये जो अवधारणा है विधि का समान संरक्षण, ये एक सकारात्मक अवधारणा है। ये एक सकारात्मक अवधारणा है और ये ली गई है अमेरिका से ली गई है। ये अमेरिका से ली गई है। विधि का समान संरक्षण एक सकारात्मक अवधारणा है, ये अमेरिका से ली गई है और इसे सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है।
इसे जो विधि का समान संरक्षण है ये सकारात्मक भेदभाव की इजाज़त देती है और इसे सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। अब सकारात्मक भेदभाव इसे कहा जाता है। तो सकारात्मक भेदभाव ये कहता है कि जो समानता का विचार है वो भेदभावपूर्ण हो सकता है। समानता का विचार भेदभावपूर्ण हो सकता है, भेदभावपूर्ण हो सकता है। चूंकि विधि का जो समान संरक्षण है इसे सकारात्मक भेदभाव भी कहा जाता है। और सकारात्मक भेदभाव ये कहता है कि समानता का विचार भेदभावपूर्ण हो सकता है, शर्त ये है कि वो तार्किक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। कि वो तार्किक हो, जो तर्क की कसौटी पर सही उतरे, तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। अगर इस संबंध में हम एक उदाहरण दें तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। मित्रों, जैसे कि जो आर्मी में भर्ती होती है, आर्मी में जो भर्ती होती है तो उसमें क्या होता है कि जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं, जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं और जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं, मैदानी क्षेत्र के लोगों की जो हाइट होती है और इनकी जो हाइट होती है, तो चूंकि प्राकृतिक रूप से वो इनकी हाइट कम होती है जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र के लोग होते हैं थोड़ा सा लंबे होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आर्मी की भर्ती में जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं इनको 5% इनकी लंबाई मतलब कम रखी जाती है मैदानी क्षेत्र के लोगों की तुलना में। तो यहाँ पर देखिए दोनों आर्मी में ही भर्ती हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि ये प्राकृतिक रूप से छोटे होते हैं, ये थोड़ा सा लंबे होते हैं, तो यहाँ पर जो ये भेदभाव है ये भेदभाव सकारात्मक है और तार्किक है, तर्क की कसौटी पर बिल्कुल सही उतरता है। भाई चूँकि प्रकृति ही इनको छोटा बनाती है और इनको प्रकृति थोड़ा सा इनकी लंबाई ज़्यादा होती है प्राकृतिक रूप से, तो यहाँ पर जो अंतर किया गया है वो अंतर तार्किक है, उचित है और वो सकारात्मक है। इसीलिए आर्मी की भर्ती में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की तुलना में मैदानी क्षेत्र के लोगों की लंबाई 5 सेंटीमीटर ज़्यादा रखी जाती है और इनसे 5 सेंटीमीटर कम रखी जाती है। वो उसका एक तार्किक कारण है। तो यहाँ पर हमारे उदाहरण देने का आशय ये है कि जो विधि का समान संरक्षण है ये सकारात्मक भेदभाव की इजाज़त देता है, और उदाहरण स्वरूप में आर्मी की जो भर्ती है इससे बात स्पष्ट हो जाती है। और मित्रों अब हम आते हैं अपने अनुच्छेद 15 पर, अनुच्छेद 15 पर जो कि सामाजिक समानता को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। मित्रों, अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 15 में कुल 6 क्लाज हैं। अनुच्छेद 15 में कुल 6 बिंदु हैं। तो अनुच्छेद 15 में कुल 6 बिंदु हैं और अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि जाति, धर्म, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो है ये सामाजिक समानता को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसमें कुल 6 बिंदु हैं अनुच्छेद 15 में। इस समय अनुच्छेद 15 में कुल 6 बिंदु हैं। और इसमें से इन 6 बिंदुओं में से 3 बिंदु मतलब 1, 2, 3 ये मूल संविधान में था। ये मूल संविधान में था। उसके बाद इसमें से जो 4, 5, 6 ये सब बाद में जोड़े गए हैं। तो अनुच्छेद 15 में कुल 6 बिंदु, 6 क्लाज, उसमें से क्लाज 1, 2, 3 ये मूल संविधान में था और उसके बाद क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 ये बाद में जोड़ा गया। तो जो ये क्लास 4 है ये प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया। 1951 में जोड़ा गया और ये एक मुकदमा था मित्रों, चंपकम दोई राजन, एक मुकदमा था दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य। मद्रास राज्य। तो जो अनुच्छेद 15 का जो क्लास 4 है ये प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा था चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास राज्य का। तो उसी फैसले के परिणाम स्वरूप ये संशोधन जोड़ा गया भारतीय संविधान में 1951 में। अनुच्छेद 15 का जो क्लास 4 है ये इसी
फैसले के परिणाम स्वरूप जोड़ा गया। और जो अनुच्छेद 15 का क्लाज 5 है, अनुच्छेद 15 का जो क्लास 5 है, ये इसका जो क्लास 5 है ये ये 93वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसके माध्यम से जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दिया गया, इसके द्वारा 93 के द्वारा जो 2005 में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 15 का जो क्लास 6 है, अनुच्छेद 15 का जो क्लास 6 है, अनुच्छेद 15 का क्लास 6 है, ये 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019, 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारतीय संविधान में इसे जोड़ा गया। और मित्रों, इसके माध्यम से 103वें संशोधन के माध्यम से EWS एक नई कैटेगरी बनाई गई। और इसके माध्यम से जो EWS कैटेगरी के लोग हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दिया गया 10% का। 10% का रिजर्वेशन है प्रवेश में, आरक्षण प्रवेश में। और इसमें मित्रों, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो गैर सरकारी संस्थान हो, निजी संस्थान हो, सब में प्रवेश में आरक्षण दिया गया। लेकिन ये प्रावधान जो अल्पसंख्यक संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाएं हैं, उस पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि सरकारी शिक्षण संस्थान, फिर गैर सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान, और है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, सरकारी शिक्षण संस्थान, गैर सरकारी, निजी, अल्पसंख्यक। तो मित्रों, इसमें जो चारों का जो अंतर होता है इसको आप समझ लीजिए। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जानकारी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो ये सरकारी शिक्षण संस्थान होते हैं, ऐसे शिक्षण संस्थान होते हैं जिनका जो प्रबंधन है, जिनका जो मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और ये जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थान हैं, इनको अर्ध सरकारी भी बोला जाता है। गैर शिक्षण संस्थान को अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान। तो इसमें क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है वो तो निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, वो मैनेजमेंट सरकार के हाथ में नहीं होता है। लेकिन सरकार इनको सहायता देती है, इनको ऐड देती है। मतलब यहाँ पे जो टीचर कार्यरत होते हैं उनको वेतन सरकारी कोष से दिया जाता है। लेकिन जो ये निजी शिक्षण संस्थान होते हैं, इसमें क्या होता है कि इनका प्रबंधन तो निजी क्षेत्र में होता ही है,
इसके साथ साथ यहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक होते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उनको सरकार वेतन नहीं देती है, उनका जो प्राइवेट मैनेजमेंट है वही उनको वेतन देता है। लेकिन जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, ये ऐसे शिक्षण संस्थान होते हैं जिनका प्रबंधन ये अल्पसंख्यक के हाथ में होता है, मतलब इनका जो मैनेजमेंट होता है वो अल्पसंख्यक के हाथ में होता है। तो ये इन चारों का बेसिक अंतर होता है कि सरकारी शिक्षण संस्थान क्या है, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थान क्या है, निजी शिक्षण संस्थान क्या है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान क्या है। तो मित्रों, जो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लाया गया 2019 में, तो इसके माध्यम से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इनको शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण दिया गया। अब हम आते हैं अपने अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 जो लोक नियोजन में लोक नियोजन में अवसर की समता। मित्रों, जो ये अनुच्छेद 16 है, ये लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि जो सरकारी क्षेत्र है, जो सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार है, जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार है, मतलब जो सरकारी सर्विस होती है, उसको जो आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है कि जो सरकारी सर्विस होती है उसमें ये अवसर की समता की बात करता है अनुच्छेद 16। और इसमें से अनुच्छेद 16 में इस समय कुल 6 क्लाज हैं। इस समय कुल 6 बिंदु हैं, 6 क्लाज हैं। और इसमें से जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जानने लायक, वो ये है कि इस अनुच्छेद 16 का जो क्लास 4 है, अनुच्छेद 16 का जो क्लास 4 है, ये लोक नियोजन माने सरकारी सर्विस, आप ये समझिए। लोक नियोजन में OBC वर्ग के लिए जो 27% का रिजर्वेशन है सरकारी सर्विस में, वो इसी के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 16 के क्लास 4 के तहत ये दिया गया है। और इसमें से आगे आता है क्लास 4A। क्लास 4A जो क्लास 4A है, इसे 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 77वें संशोधन अधिनियम 77वें संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो जो क्लास 4A है अनुच्छेद 16 का, उसे 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा जोड़ा गया। और मित्रों, आप लोग सुने होंगे कि जो
पदोन्नति में आरक्षण, जो पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया डिसीजन में उसे समाप्त कर दिया। तो जो पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा था, पदोन्नति में आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण इसी प्रावधान के तहत दिया जा रहा था, जो अनुच्छेद 16 का क्लास 4A है, जिसे भारतीय संविधान में 77वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसी क्लास के तहत, इसी प्रावधान के तहत पदोन्नति में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो इसी के तहत दिया जा रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हालिया डिसीजन में इसे समाप्त कर दिया और कहा कि ये ठीक नहीं है। और अब हम आते हैं अपने अगले बिंदु पर। अनुच्छेद 16 का जो क्लास 6 है, अनुच्छेद 16 का जो क्लास 6 है, इसे 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया। मित्रों, अभी हमने अनुच्छेद 15 में, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15 में भी 103वें संशोधन की बात किया था और यहाँ भी मैं कर रहा हूँ। तो एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो 103वां संवैधानिक संशोधन है, इसके द्वारा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 दोनों जगह एक एक क्लास बढ़ाए गए। अनुच्छेद 15 में भी क्लास 6 जोड़ा गया और अनुच्छेद 16 में भी क्लास 6 जोड़ा गया। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? यहाँ का जो क्लास 6 है अनुच्छेद 15 का, ये EWS कैटेगरी को सरकारी, गैर सरकारी, निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 10% का आरक्षण दिया गया। यहाँ प्रवेश में आरक्षण दे रहा है अनुच्छेद 15 का क्लास 6, लेकिन जो अनुच्छेद 16 का क्लास 6 है, ये लोक नियोजन में इनको 10% का रिजर्वेशन दे रहा है। जैसे अनुच्छेद 15 का जो क्लास 5 है, वो वहाँ पर OBC वर्ग को प्रवेश में आरक्षण दे रहा था, और अनुच्छेद 16 का क्लास 4 जो है वो लोक नियोजन में OBC को रिजर्वेशन दे रहा है 27% का। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 15 का क्लास 6 शिक्षण संस्थाओं में 10% का रिजर्वेशन देता है EWS कैटेगरी का, और अनुच्छेद 16 का जो क्लास 6 है, ये लोक नियोजन में EWS को 10% का रिजर्वेशन देता है। मतलब कि अनुच्छेद 16 का क्लास 6 सरकारी सर्विस में EWS को 10% के रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। तो ये अनुच्छेद 15 का क्लास 6 और अनुच्छेद 16 का क्लास 6 में ये बेसिक अंतर है कि अनुच्छेद 15 में भी क्लास 6 जोड़ा गया भाई, अनुच्छेद 16 में भी क्लास 6 जोड़ा गया। तो क्यों 15 और 16 दोनों में जोड़ा गया? क्या 15 में जोड़ा गया तो 16 में जोड़ना ज़रूरी था, काम न चलता? तो चूंकि मित्रों दोनों का उद्देश्य अलग है और इसलिए जोड़ा गया। और अब हम ये जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता के
प्रतिषेध की बात करता है। तो मित्रों इस पर मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करूँगा, चूँकि अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 अभी समता का जो अधिकार है इसके 2 अनुच्छेद बाकी रह गए हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को भी थोड़ा ऊब लगेगी। तो इस पर अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 पर हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे, और उसमें हम जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों आज बस यहीं तक, अगले वीडियो लेक्चर में पुनः मुलाकात होगी और इस चीज़ को हम और आगे बढ़ाएंगे। और मित्रों एक चीज़ और कि जो मौलिक अधिकार से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं टीजीटी में जो आए हैं, पीजीटी में आए हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ में आए हैं, तो उसमें से हमने टीजीटी और यूजीसी नेट में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, तो यूजीसी की हमने अलग लिस्ट बनाई है, टीजीटी की अलग लिस्ट बना करके हमने इसको कल ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था। तो जो पीजीटी का जो कलेक्शन है उसको हम आज डाल दे रहे हैं और आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मित्रों ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कितने क्वेश्चंस इसमें से आए हैं और एग्ज़ाम्स में आते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप उस क्वेश्चन की लिस्ट को देख लीजिएगा और फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।